हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको मिलती रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा क्लास 8 का है ना। वैसे ये क्लास सिर्फ क्लास 8 के लिए नहीं है, ये हमारा आज टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो ये सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए है ना। तो यदि आप किसी भी कक्षा में हैं तो आप सबको संख्या के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो जब तक हम संख्या के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम मैथ पढ़ ही नहीं सकते, है ना। मैथ पढ़ने से पहले हमें संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा है संख्याएं। संख्याएं किसे कहते हैं, मतलब संख्या क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। संख्याएं एक अंदाज हैं जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। मान लीजिए कि आपको अगर किसी क्लास में पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं या फिर क्लास में कितनी कुर्सियां हैं, है ना, तो आप उसको गिनेंगे 1 2 3 4, है ना। तो जो गिनेंगे और जो बताएंगे आप, वो संख्या के माध्यम से ही आप बताएंगे, है ना। नहीं तो ऐसे कैसे बताएंगे। तो वही बात है कि कोई भी प्रश्न आपसे कोई कर रहा है संख्या से रिलेटेड, किसी चीज़ की गिनती के बारे में, तो उसको आप संख्या के माध्यम से ही गिन कर बता सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे संख्याएं एक अंदाज है, तो गिनेंगे बताएंगे तभी एक अंदाज मिलेगा हमें कि हाँ कोई भी वस्तु कितनी संख्या में है। तो वही संख्याएं एक अंदाज हैं जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। और देखिए आगे क्या कह रहा है कि संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0 जिन्हें अंक कहते हैं, इन सभी को हम अंक कहते हैं। इसमें से एक एक जो भी है लिखा हुआ सबको अंक कहा जाता है। इन सभी अंकों के द्वारा ही संख्याओं को व्यक्त किए जाते हैं, है ना। व्यक्त किया जाता है यानी कि संख्याओं को लिखा जाता है। अब हमें 800 लिखना हो तो उसमें 800 लिखने में हमको 8 और 0 0 की ज़रूरत होगी ना। तो 8 और 0 0 ये सब क्या है, अंक है। मान लीजिए कि ये हम लिख दिए 544, तो 5 और 4 4 जो लिखे हैं ये तीनों क्या है, अंक है। तो इन्हीं अंकों यानी कि इसी जो ये 10 गो अंक है हमारा, 0 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यही 10 अंक जो हमारे हैं, इन्हीं से कोई भी संख्या लिखा जाता है ना, के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। इनमें से 0 को असार्थक अंक तथा शेष को सार्थक अंक कहते हैं। 0 को असार्थक कहते हैं यानी कि 0 का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं। कोई भी चीज़ की अगर संख्या 0 है यानी कि वो मतलब कि ना के बराबर है, मतलब नहीं है ना। इसलिए इसे 0 को असार्थक अंक कहा जाता है। और शेष को सार्थक यानी कि 1 से लेकर 9 तक में कोई भी अगर आपको अंक है तो वो कुछ ना कुछ है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि आपके पास कितने रुपए हैं तो आप कहेंगे 1 रुपया या 2 रुपया या 3 रुपया। इसका मतलब कि आपके पास कुछ ना कुछ है। अगर आपके पास 0 रुपये है यानी कि आपके पास नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है, तो वो असार्थक है यानी कि न के बराबर है ना। तो आशा करते हैं कि ये संख्या आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कीजिएगा कॉपी में और याद रख लीजिएगा, याद कीजिएगा। दूसरा है हमारा संख्यांक, नंबरल्स। तो नंबरल्स जो है हमारा कह रहा है कि अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता है हो संख्यांक कहलाता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को लिखते हैं, किसी सामान का लिस्ट बनाते हैं, कभी हम लोग प्रश्न का उत्तर लिखते हैं टॉपिक वाइज, तो हम लोग कभी कभी नंबर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया गया है, या फिर अंक के द्वारा हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना अंकों अथवा संकेतों, तो यहाँ पे हम अंक के द्वारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दर्शा रहे हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे पॉइंट बना लेते हैं, संकेत है ये, इस तरीके से देते हैं। या कभी कभी ऐसे स्टार बनाकर हम लोग लिखते हैं, तो ये संकेत है। तो इस तरीके के जो संकेत हैं होते हैं कुछ जो भी और अंक जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग अंकों या संकेतों के समूह को जो किसी संख्या को निर्देशित करते हैं कि कोई कितना है ना।
कोई भी वस्तु हम लिखे हैं या कोई भी प्रश्न हम टॉपिक वाइज लिख रहे हैं तो कितना लिखे हैं, है ना। तो इन सभी को निर्देशित करने वाले जो भी अंक अथवा संकेत होते हैं उनको ही संख्यांक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला है हमारा प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो हमारे बुक में इसी सब के ऊपर इसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है ना, क्योंकि यही हमारे बुक में होता है और यही पूछा जाता है। इसी के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी रखना है, मतलब कि याद रखना है। जानकारी क्या, याद ही रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती जब हम लोग गिनते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा हो कि गिनती तो हम लोग 100 तक ही गिनते हैं, वैसे सामान्यतः हम लोग 100 तक गिनती गिनते हैं, लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गिनती हमारे अनंत होती हैं, है ना, 100 के आगे भी होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इसे n से सूचित किया जाता है, नेचुरल नंबर यानी कि n से इसको सूचित किया जाता है, दिखाया जाता है। और यहाँ पे हमारा प्राकृत संख्या का समूह लिखा गया है, 1 2 3 4 डैश डैश दिया गया है, यानी कि ये ख़त्म नहीं होगा, है ना। प्रथम प्राकृत संख्या, पहला प्राकृत संख्या 1 होता है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है 1, तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। अनंत यानी कि इसका अंत नहीं है ना, इन्फिनिटिव है। तो प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया होगा कि गिनती की सभी संख्याओं को 1 से शुरू होता है बस, और अनंत तक जाता है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। पूर्ण का मतलब ही है कि होल, पूरा, है ना। तो इसमें प्रकृति में हमारा क्या था, 1 से था, और इसमें शून्य के साथ, शून्य को भी इसमें जोड़ लेंगे, और जितने प्राकृत संख्या होती है ना वही हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी, सिर्फ शून्य जोड़ लेंगे हम इसमें। तो वही लिखा है यहाँ पे, शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। समुच्चय यानी कि इसका समूह, है ना, यही। तो शून्य यहाँ पे लगा लिया गया है ना, शून्य के साथ सभी जितने भी, यही तो प्राकृत संख्या में था ना हमारा, 1 2 3 4 अनंत तक। तो इसमें सिर्फ शून्य लगा लिए, तो यही हो गया हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, है ना। इसे W से सूचित किया जाता है, जैसे कि W बराबर 0 1 2 3 4 अनंत तक, है ना। तो प्राकृत और पूर्ण संख्या समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसान है। अगला हमारा पॉइंट है पूर्ण संख्या, पूर्णांक है हमारा, यानी इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं, संख्याएं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब देखिए वो दोनों में था कि 1 से प्लसे में था प्राकृत संख्या में, और ये 0 से है लेकिन प्लसे में है। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है कि यहाँ इधर भी जाएगा उल्टा, माइनस में भी अनंत होता है, ठीक है, अंत नहीं है इसका, और 0 के साथ साथ इधर प्लस में भी अनंत तक होता है। इसी को हम लोग पूर्णांक कहेंगे, है ना। यानी कि इस पूर्णांक में परिमेय संख्या भी है, और यहाँ से देखा जाए 0 को लेकर तो ये पूर्ण संख्या भी है, और ये एक्स्ट्रा है माइनस वाला भी, तो सबको मिला करके इसको पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है। इसे I या Z से सूचित किया जाता है, I अथवा Z से सूचित किया जाता है, जैसे कि I अथवा Z बराबर अनंत। यहाँ अनंत का हम चिन्ह दे दिए हैं कि ये भी अनंत होता है ना, समझने के लिए। -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक, इधर भी अनंत इधर भी अनंत, यानी कि सारे संख्याएं माइनस में हो प्लस में हो सबको हम पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला है हमारा रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। तो रूढ़ या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स, है ना। तो कह रहा है कि जिन संख्याओं में
एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, माने या तो एक से भाग लगेगा उसमें या फिर स्वयं से, यानी जो संख्या होगा उसी से भाग लगेगा, दूसरे से नहीं लगेगा, तब हम उसे कहेंगे रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। जैसे कि 2 है तो 2 में किससे भाग लगेगा, 1 से कटेगा 2 बार में, या फिर 2 से कटेगा 1 बार में। 3 है, 3 में भी 1 से कटेगा 3 बार में, और नहीं तो 3 से कटेगा 1 बार में। 7 5 है, 7 है, उसके बाद 11 होगा, 13 होगा। इस तरह की संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, उन्हें ही हम कहेंगे रूढ़ या फिर अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हमारा था रूढ़ या अभाज्य। अब इसके बाद होगा हमारा सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। अभाज्य आप समझ गए, अब समझिए यहाँ पे सह अभाज्य। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 और 9, तो 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटेगा। 9 किस किस से कटता है, 1 से, 3 से और फिर 9 से कटेगा, है ना। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा, इसमें क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक वे प्रकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो एक तो यहाँ उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में मिल रहा है, लेकिन एक और मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है, 3। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और हो गया। इसका मतलब कि ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य नहीं हैं, है ना। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3 4, तो 3 का ले लीजिए और 4 का ले लीजिए, तो यहाँ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और ये 1 से, 2 से और 4 से। तो इसमें कौन कौन सा मिल रहा है, सिर्फ 1 जो है उभयनिष्ठ है। इस तरह से ये 3 4 जो है एक सहअभाज्य संख्या है ना। लेकिन 6 9 नहीं है, क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त और भी यहाँ पे उभयनिष्ठ हो जा रहा है गुणनखंड में। तो वही यहाँ पे हमें समझना है कि सहअभाज्य संख्या उसे कहेंगे कि जिनका 2 या 2 से वे प्रकृत संख्याएं, जिनका 2 या 2 से अधिक वे प्रकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अथवा एक और चीज़ देख सकते हैं इसके लिए हम, उनका मौसा 1 हो, यानी मौसा जब निकालेंगे ना उनका तो 1 ही आएगा। तो मौसा तो आपको पता ही होगा, महत्तम, है ना। तो जब महत्तम निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे ये जो 3 और 4 है, इसका मौसा 1 होगा, इसका 1 नहीं होगा। तो वैसी संख्याओं को ही हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे, है ना। जैसे कि 2 3 3 5 4 5 6 7 आदि। ठीक है, चलिए अब अगला है हमारा जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ये भी संख्या होता है, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ट्विन प्राइम नंबर, है ना। तो अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म यानी जोड़ा, डबल, 2 को साथे में रहेगा, जिनका अंतर 2 हो, उनके बीच में अंतर ना 2 का अंतर हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 5, 3 के बाद क्या आएगा, 4 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 2 का अंतर है ना इसमें। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इसमें भी 2 का अंतर है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो 2 का अंतर है, बीच में 2 का गैप है ना। तो इन्हीं को हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख लिए अभाज्य सहअभाज्य। तो अभाज्य का उल्टा हम लोग देखेंगे, अभाज्य का उल्टा। जुड़वा अभाज्य तो देख ही लिए, लेकिन अब हम लोग अभाज्य का उल्टा भाज्य देखेंगे। भाज्य, इसको यौगिक भी कहा जाता है। जैसे कि अभाज्य देखे थे हम लोग, तो उसको रूढ़ भी कहा जाता है, रूढ़ या अभाज्य संख्या। वैसे ही इसको भी यौगिक या अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स,
ये कंपोजिट में इसी में का ये छूटा है, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे कि यहाँ पे अभाज्य संख्या जो था हमारा 2 था, 3 था, 5 था, तो इसका गुणनखंड करेंगे ना तो 2 को आएगा। 2 का गुणनखंड जो होगा 1 और 2 होगा। 3 का गुणनखंड जो होगा 1 और 3 होगा, है ना। तो 2 को है, 1 और स्वयं से कटेगा, 1 और स्वयं से कटेगा, अभाज्य संख्या आप देख ही चुके हैं, तो गुणनखंड तो 2 को ना होगा। तो यहाँ पे ये जो है वैसी संख्या है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी और से भी कट जाएगा, तो गुणनखंड तो 2 से अधिक हो ही जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसे ही यौगिक या भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, देखिए लिखा है वैसे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, अथवा या फिर वैसी संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, सबसे पहला यहाँ पे 4 होगा हमारा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभाज्य होता है। 6, 8, 10, 12, 14 ये सब हो सकता है ना। कहने का मतलब है कि या आप कहिए कि गुणनखंड 2 से अधिक हो तो भी ठीक है, या आप कहिए कि 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, दोनों बातें बोल सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक बात बोल सकते हैं। तो हम लोग ये जो है यौगिक या भाज्य संख्या बता सकते हैं दोनों में से एक बात को बोल करके, या फिर दोनों में से कोई एक बात याद रखिए आप। दोनों बातें एक ही चीज़ है। अगर गुणनखंड 2 से अधिक हो गया तो गुणनखंड का मतलब ही है कि विभाज्य होना। तो अगर दो गुणनखंड है इसका, यानी कि 2 संख्या से विभाज्य हो रहा है, खुद से और 1 से, है ना। और तीसरा हो गया यानी कि किसी और से भी विभाज्य हो रहा है, तो समझ सकते हैं आप दोनों बातें घुमा कर लिखा गया है लेकिन सेम है ना। तो यौगिक संख्याएं आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण यानी परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर्स में क्या कह रहा है कि जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो, माने उसका गुणनखंड करेंगे तो वो गुणनखंड को जब जोड़ेंगे ना, देखिए यहाँ पे किया गया है, इसको जब जोड़ेंगे तो संख्या का दुगना आएगा। देखिए पूरा पढ़ते हैं पहले। संख्या का दुगना उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 और 28 संपूर्ण संख्या हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 6, इस 6 का गुणनखंड है, इसको जोड़िएगा तो आएगा 12 यहाँ पे। देखिए 6 का दुगना करेंगे तो 12 ही आएगा। तो संख्या के गुणनखंडों का योग और उस संख्या का दुगना बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगना हो, के बराबर हो, दुगना के बराबर हो, उसी संख्या को हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 6 है और 28 भी है। यहाँ पे देखिए 28 का गुणनखंड किया गया है, इसको जोड़िएगा तो आएगा यहाँ पे 56, उसके दुगने के बराबर। इसका दुगना भी करेंगे तो 56 ही आएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे संपूर्ण संख्याएं। और भी हो सकती हैं, यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं अगर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 8 क्लास में हमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्याओं के बारे में, वही यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। रैशनल नंबर्स वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हों, है ना, यानी कि बट्टा में हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो, यानी कि pq जो है पूर्णांक हो। पूर्णांक आप लोग देखे पीछे अभी, पूर्णांक यानी कि माइनस में या फिर प्लस में कोई भी संख्या हो, चाहे 0 हो। ठीक है, p और q। लेकिन देखिए एक चीज़ नहीं होना चाहिए q में।
तथा q बराबर नहीं जीरो के हो, माने नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, तभी वो कहलाएगा हमारा परिमेय संख्या। तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पे है, इसके नीचे एक होता है ना हमारा, छिपा होता है, तो 0/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। लेकिन कभी भी हम लोग 1 या 2/0 नहीं लिखेंगे, है ना। जीरो नीचे कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए p/q के रूप में है 2/3, जैसे में माइनस में है 5/2, 4 है, इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं, तो इसे भी परिमेय संख्या कहेंगे। 0 के नीचे 1 है, ये भी परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। 3/5 p/q के रूप में है। तो देखिए इस परिमेय संख्या के ऊपर हम लोग जितनी भी संख्याओं को पढ़ें, सबके नीचे 1 होता है, सबके नीचे, चाहे वो प्रकृत संख्या हो सबके नीचे 1 है, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, अभाज्य हो, भाज्य हो, ठीक है, सबके नीचे 1 होता है। तो हम लोग सबको परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, सम और विषम संख्याएं छूट गया है, तो आप लोग को अभी हम यहाँ पे बता देते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। सम संख्याएं इवन नंबर्स, सम संख्याएं इवन नंबर्स, वे संख्याएं है ना, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, है ना। सम संख्याएं कहलाती हैं। छूट गया था यहाँ पे, ठीक है, हम सम और विषम संख्या छूट गया था, हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपको बता देते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को पहले ही उसको देखना था हमें। जैसे कि यहाँ पे सम संख्या 2 हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 इत्यादि हो जाएगा, है ना। वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स, वैसी संख्याएं या फिर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे में हमारा 1 हो जाएगा, 2 से कटेगा ही नहीं, तो भागे नहीं लगेगा इसमें, 2 नहीं, सॉरी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। वैसी संख्या का मतलब कि जो जिसमें 2 से भाग दे, 2 से कटे ही नहीं, शेष बच जाए या फिर भाग ही ना लगे, है ना, तो वैसी संख्याओं को विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये मिस्टेक से छूट गया था, आप इसको भी नोट कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक परिमेय संख्या जो हम लोग बता रहे थे, देख रहे थे, उस पे आते हैं। तो यहाँ से अभी हम बता रहे थे आपसे कि
पीछे की सारी संख्या यानी कि जो सम विषम हम लिखे हैं वो भी सभी संख्याएं जो है परिमेय होती हैं। ठीक है, क्योंकि सबके नीचे एक होता है, उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो सभी संख्याएं परिमेय होती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अपरिमेय देख लेते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। p/q के रूप में लिखा नहीं जाएगा यानी कि वह परिमेय नहीं होगा, तो उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहेंगे, है ना। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती हैं, यानी कि वर्ग के रूप में नहीं। वर्ग यानी कि जैसे कि 4 है तो वर्ग है कौन सी का, 2 का स्क्वायर करेंगे तभी ना 4 आएगा। तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में भी नहीं होता है ना, नहीं तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो फिर वो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर रूट के अंदर रखी जाती हैं, है ना। जैसे कि √2, √3, √1/2, 8 √2 अपरिमेय संख्या के साथ 8 का गुना हुआ है तो ये भी पूरा अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं ना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 रहता तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा वर्गमूल इसका, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, होता है तो ये तो परिमेय हो गया। तो ये √4 जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले यानी कि वो पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो, उसे ही हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे लास्ट यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं का मतलब ही है कि वास्तव में जो संख्याएं हमारे सामने होती हैं, जिसकी हम लोग गणना करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वही होती हैं वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पे परिभाषा दिया है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को। पीछे हम लोग परिमेय देखें तो परिमेय का मतलब उसके ऊपर वाला जो भी लिखा गया था वो सब भी परिमेय है ना। और ये जो हम अभी अपरिमेय देखें यानी कि यही दोनों तरह के संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या कोई अलग नहीं है, ये परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं हैं ना वही सभी वास्तविक संख्या हैं, उन्हीं सबको वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे आप। जितनी भी संख्याएं हम लोग अभी देखें वही सब वास्तविक संख्या है, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, सबको मिला करके, परिमेय और अपरिमेय को मिला करके वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, और परिमेय के अंदर तो सब आ गई, उसके ऊपर वाली प्रकृत, पूर्ण, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम सब आ गई, क्योंकि सबके नीचे एक होता है और वो p/q के रूप में होती हैं, लिखी जा सकती हैं, है ना। इसलिए सारे संख्याओं को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। यानी कि जो दुनिया में संख्या होता है, जिसके बारे में पढ़ा लिखा जाता है, जिसका कुछ मान्य होता है, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे R से, कैपिटल R से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप संख्या के बारे में अच्छे तरीके से जान चुके हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो सबसे पहले तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, कॉपी में याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं चैनल पे तो। अगर आप चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज़रूर, है ना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे बहुत जल्द। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।